नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन नव उदय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें एक एक ब्रेकिंग न्यूज सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए पॉलिटिक्स, क्राइम समेत बड़ी खबरें फास्ट अंदाज में। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में आए उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक हलफनामे में कहा था कि एक निश्चित संख्या में बच्चे पैदा करने को लेकर की गई कोई भी जबरदस्ती गलत है और ये जनसांख्यिकी विकृतियों की ओर ले जाती है। ओवैसी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ये स्पष्ट करें, फिर चाहे वो इस बिल के समर्थक हों या इसके विरोधी। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मिशन यूपी पर निकल पड़े हैं। उनके दौरे से यह तय हो गया है कि यूपी में बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यूपी दौरे पर पहुंचे अमित शाह टीम बीजेपी पर फोकस करते हुए टीम भावना से काम करने का संदेश भी देंगे। यूपी पर अमित शाह की पूरी नजर होगी, इसलिए अमित शाह ने अपने भाषण में कई बार कहा कि मैंने 2013 से लेकर 19 तक यूपी में संगठन का काम किया है और यूपी के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। अमित शाह ने कहा कि यूपी में कमल की सरकार बनने जा रही है। साथ ही ये भी संदेश दिया कि कानून व्यवस्था, विकास, केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं और तीर्थ स्थलों का नवनिर्माण अहम मुद्दा रहने वाला है। झारखंड सरकार ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात पर अपनी सहमति जता दी है। 28 जुलाई को धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को एक ऑटो ने उस वक्त चपेट में ले लिया जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। एडीजी उत्तम आनंद की मौत के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में भी इस मसले पर सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में झारखंड के डीजीपी और धनबाद के एसपी से भी जवाब तलब किया था। फिलहाल इस मामले की जांच झारखंड पुलिस के जरिए गठित की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है, जिसके मुखिया सीनियर आईपीएस संजय आनंद लाटकर हैं। 7 लाख के इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी के पकड़े जाने के बाद ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का केस एक बार फिर चर्चा में। दिल्ली पुलिस पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता और उनके साथियों के खिलाफ सोमवार को चार्जशीट पेश करेगी। पिछले 3 महीने की जांच में साफ हुआ है कि यह मामला वर्चस्व की लड़ाई और संपत्ति के विवाद से जुड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में उम्मीदवार यूपी टेट के नए शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड ने यूपी सरकार को इस परीक्षा के आयोजन से संबंधित एक प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी टीईटी 2021 परीक्षा का रिवाइज शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसे आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो यूपी बोर्ड की वेबसाइट को चेक करते रहें। इससे पहले बोर्ड ने इसी साल 15 मार्च को परीक्षा शेड्यूल जारी किया था। आवेदन करने की प्रक्रिया 18 मई से 1 जून के बीच होनी थी। वहीं परीक्षा का आयोजन 25 जुलाई को किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब जल्द ही 10वीं कक्षा का रिजल्ट भी जारी हो सकता है। 10वीं के छात्र लंबे वक्त से रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज यानी सोमवार को सीबीएसई 10वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर सकता है। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही जानकारी भरनी होगी। यूआईडीआई का कहना है कि सभी 12 डिजिट के नंबर आधार नहीं हो सकते। ऐसे में कोई भी आधार नंबर स्वीकार करने से पहले इनकी जांच कर ले। आधार नंबर की जांच की प्रक्रिया बेहद आसान है। हर व्यक्ति अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना आधार कार्ड देता है। सरकारी दफ्तर में भी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड की मांग की जाती है। किराए पर मकान, दुकान लेने या फिर सिम कार्ड खरीदने के लिए भी आधार की मांग की जाती है। मांग बढ़ने के साथ देश में फ्रॉड आधार कार्ड मिलने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। पहचान के झंझट से बचने के लिए कई बार लोग फर्जी आधार कार्ड दे देते हैं। इसको देखते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीआई ने आधार की पहचान करने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति घर बैठे आधार के असली नकली होने की पहचान कर सकता है। अब तक देश के 129 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नोटिफिकेशन छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया।
इस नोटिफिकेशन में उन छात्रों को जिन्होंने नेट या जेआरएफ परीक्षा पास कर ली है लेकिन कोविड-19 की वजह से मास्टर्स डिग्री पूरी नहीं कर पाए, उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। ये खुशखबरी उन छात्रों के लिए है जो पहले ही दिसंबर 2018 या 19 में यूजीसी नेट क्लियर कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर रॉयटर्स के भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद अब एक पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट में एक फोटो है जिसमें लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि ये फोटो दानिश के अंतिम संस्कार के दौरान की है, जहां कोरोना प्रोटोकॉल को दरकिनार कर लोगों की भीड़ लग गई। वायरल फोटो की सच्चाई जानने के लिए हमने इसे इंडेक्स पर रिवर्स किया। सर्च रिजल्ट में हमें ये फोटो एक यूट्यूब चैनल पर वीडियो में मिली। चैनल पर हमें फोटो से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वीडियो चैनल पर 14 दिसंबर 2019 को अपलोड हुआ था। इससे साफ होता है कि वायरल फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के अंतिम संस्कार की नहीं है। पड़ताल के दौरान हमें वायरल फोटो से जुड़ा वीडियो खबर के साथ एक यूट्यूब चैनल पर मिला। चैनल के मुताबिक ये वीडियो 10 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के चटगांव में निकाले गए मुस्लिम समुदाय के धार्मिक जुलूस का है। ये अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक जुलूस था, जिसमें लगभग 7 से 8 लाख लोग शामिल हुए थे। इस जुलूस से जुड़ी खबर हमें बांग्लादेश की कई न्यूज वेबसाइट पर मिली है। और चलिए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के सामा में एक बार फिर से उड़ते आतंकी साजिश देखने को मिली है। जी हां, सामा में आर्मी कैंप के पास से 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समेलपुर और वीरपुर इलाके में भी ड्रोन की गतिविधि देखी गई है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक साजिश करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर के सामा में एक बार फिर से उड़ते आतंकी साजिश देखने को मिली है। वो इलाके भी आपको बता दें, सामा में आर्मी कैंप के पास 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बार बार पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश रच रहा है, लेकिन हर बार हमारी सेना ने इस ड्रोन को मार गिराया है और वापस भेजा है। अब इस ड्रोन में जो देखे गए हैं, इसमें क्या कुछ निकल के सामने आया है, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। समेलपुर और वीरपुर इलाके में भी ड्रोन की गतिविधि एक बार फिर से देखी गई है। जम्मू कश्मीर के सामा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिए हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात हैं, सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है, लेकिन बावजूद इसके देखिए किस तरह से पाकिस्तान की साजिश रच रहा है। प्रदीप हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किस वक्त ये ड्रोन दिखा? देखिए, कल देर रात ये 4 जगह पे है, बड़ी ब्राह्मणा, स्मैलपुर, वीरपुर, ये सारे इलाके जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे ड्रोन मंडराता हुआ दिखा और लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हो रही हैं। जब से ये 27 जून को 2 ड्रोन अटैक एयरफोर्स एयरबेस पे हुआ, उसके बाद से हमने देखा कि लगातार ड्रोन मंडराता हुआ दिख रहा है। कोशिश उनकी ये है कि 15 अगस्त आ रहा है और दूसरी एनिवर्सरी आ रही है आर्टिकल 370 एप्लीकेशन की। उस दौरान ये चाहते हैं कि कोशिश ये है कि आर्म्स ड्रॉप करें और सुरक्षा बल काफी अलर्ट है। कल जब सुरक्षा बल ये यहाँ पे जो बीडी बाड़ी है, यहाँ पे एक आर्मी स्टेशन भी है, सवालपुर वीरपुर एरिया में भी आर्मी के कैंप हैं और लगातार यहाँ पे ड्रोन दिखता रहा। कोशिश है उनकी कि आर्म्स ड्रॉप के लिए इन एरियल व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल प्रदीप, और इस तरीके की हरकत पाकिस्तान कई बार कर चुका है, लेकिन हमारी सुरक्षा बल भी लगातार तैनात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस खास जानकारी के लिए। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। टाइम्स नाउ अब भारत के खुलासे का बहुत बड़ा असर होने वाला है। जी हां, मसूद मामले पर एफएटीएफ में पाकिस्तान का घिरना अब तय है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने इस पूरे मामले पर कहा है कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर उठाएंगे और साथ ही इस पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। तो कल हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी और दिखाया था किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का पालन पोषण करता है, उन्हें संभाल कर रखता है, उनके लिए सिक्योरिटी फोर्स तैनात रखता है और किस तरीके से आतंकवादी को पनाह देता है। ये पूरे देश ने कल देखा। टाइम्स नाउ नव भारत के खुलासे का ये बहुत बड़ा असर है कि जिसमें मसूद मामले पर अब एफएटीएफ में पाकिस्तान का घिरना पूरी तरह से तय माना जा रहा है, क्योंकि एक एक करके हमने खुलासा किया और इस पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी इस मामले पर क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। किस तरह से पाकिस्तान पनाहगार बना हुआ है मसूद अजहर का, हमारे साथ बात करने के लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी सर मौजूद हैं। सर, टाइम्स नाउ नव भारत का ये एक्सपोज और ये खुलासा सर किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है, हमारा देश आतंकवाद से बहुत लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहा है और पूरी दुनिया में हमने इस बात को रखा है कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है
ये आतंकवादियों की न केवल पनाहगाह है, उनको प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत ने जैसी अपनी भूमिका समझ करके, अपनी जिम्मेदारी समझ के खुलासा किया है, ये खुलासा कितना जरूरी था सर जो नव भारत ने किया है? नहीं, आपने निश्चित रूप से देश के लिए एक बड़ा काम किया है। मैं आपकी सराहना करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह से आपने ये एक्सपोज किया है, मैं समझता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास हैं, गृह मंत्री जी जिस तरह से हमारे एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको भी बल मिलेगा। और उससे निश्चित रूप से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको भी एक आत्मबल आएगा कि आतंकवादियों से लड़ना हमारी प्राथमिकता है, ये सरकार की प्राथमिकता है, उसको भी वो स्वीकार करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ये चाहते हैं, हमने समय समय पर ये किया है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो न केवल आतंकवादियों को पनाह देता है, उनको प्रशिक्षण भी देता है, और उससे लड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच बनना चाहिए और आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए। उसमें आपके चैनल ने जो ये एक्सपोज किया है, ये निश्चित रूप से एक अच्छा पायदान होगा। तो देखिए, बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि टाइम्स नाउ नव भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर कर दिया है और अब पाकिस्तान को अजहर मसूद को छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दुनिया ने पहली बार टाइम्स नाउ नव भारत चैनल पर देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान में मसूद अजहर, जो कि आतंकियों का सरगना है, वो पाकिस्तानी सरकार के संरक्षण में ऐशगाह में रह रहा है। उसके लिए तमाम सुविधाएं की गई हैं। उसके घर के आसपास बाकायदा मैरिज लॉन है, अस्पताल है, यानी कि सिविलियन सोसाइटी में एक आतंकी रह रहा है और पाकिस्तानी सरकार और आर्मी ने उसको पूरी सुरक्षा दे रखी है। इस खुलासे पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी हैं। राकेश सर, ये पहली बार ये तस्वीर सामने आई है जिसमें भी हमने सामने रखा है, क्या कहेंगे आप इस पर? पाकिस्तान इसको स्वीकार नहीं करता। देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत ने जिस हकीकत को दुनिया के सामने रख दिया कि मसूद अजहर पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में, पाकिस्तान की सरकार की जानकारी में, पाकिस्तान के लोगों के साथ रह रहा है, अब पाकिस्तान को और इमरान खान को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं इसलिए बधाई देता हूं आपको कि अब तक पाकिस्तान कहता था कि हमारे संरक्षण में नहीं रह रहा है और इसे छिपाता चलता था। अब संयुक्त राष्ट्र को एवं अन्य देशों को इस पर गौर करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए कि इमरान खान कितना झूठ बोलते हैं। आपने सिर्फ मसूद अजहर के घर को नहीं दिखाया, इमरान खान के लगातार बोले गए झूठ का पर्दाफाश किया है। मुझे लगता है संयुक्त राष्ट्र को इस रिपोर्ट पर गौर करना चाहिए और जिस तरह से मसूद अजहर को उसने ब्लैक लिस्टेड किया है और कार्रवाई की बात करती है, कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की सरकार को बाध्य करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा जी का साफ साफ कहना है कि टाइम्स नाउ नव भारत के इस खुलासे पर न सिर्फ अन्य देशों की सरकार को, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस मामले में देखना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहाँ की सेना झूठ बोलती है, क्योंकि तमाम विदेशी मदद जो है वो पाकिस्तान को दी जाती है, लेकिन उन पैसों के जरिए पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ होने वाले आतंकवाद और उसका संरक्षण देने वाले आतंकवादियों को पनाह देती है। गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। तो ऑपरेशन अजहर पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को बचाता रहा है, उन्हें पनाह देता रहा है। FATF को पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमसे जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, MIM के चीफ। सर, आपने देखा होगा हम बहुत बड़ा खुलासा किए। आज हमारा टाइम्स नाउ नव भारत चैनल का लॉन्च हुआ और इसमें सबसे बड़ा खुलासा ये दिखाया गया कि मसूद अजहर का उनको ये सबसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको टेररिस्ट के नाते घोषित किया गया और आप इनको कैसा पाकिस्तान प्रोटेक्शन दे रहा है, ये सब कुछ आप देखे ही होंगे। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि आप आवाज़ उठाते आए इनके खिलाफ? सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से दोबारा मुबारकबाद और नेक तमन्ना है कि आज आपने टाइम्स का एक हिंदी चैनल का एक शुरुआत की है। रहा सवाल आपके सवाल के बारे में, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि मसूद अजहर को पाकिस्तान का गवर्नमेंट, पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट कहिए, पाकिस्तान का डीप स्टेट कहिए, जो मसूद अजहर को प्रोटेक्शन देता आया है, दे रहा है और देता रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में रखा है।
और पूरी दुनिया जानती है कि चाहे मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो या ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हो जो मुंबई में हमला हुआ था या फिर देश में पार्लियामेंट पर हमला हुआ, तो ये इन तमाम लोगों का उससे रास ताल्लुक है। वो थे ओवैसी जी, हमारे सबसे बड़े खुलासे पे बात किए। विजय किरण के साथ सौमित, टाइम्स नाउ भारत के लिए। तो टाइम्स नाउ नव भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाया गया कि मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है और जिसकी सुरक्षा में पाकिस्तान के सुरक्षा बल भी तैनात रहते हैं। और इस खुलासे के बाद से पाकिस्तान के FATF से बाहर निकलने की जो संभावना है वो अब और धूमिल हो गई है। ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई करने के बजाय उसका पालन पोषण करता है, उसे पनाह देता है। मसूद अजहर आज भी पाकिस्तान के बहावलपुर में सुरक्षित बैठा हुआ है और उसका एक ठिकाना बहावलपुर में है। यहाँ पर उस्माना ओ अली मस्जिद के पास और दूसरा अड्डा जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह में है। तो ये देखिए, ये खुलासा हमने किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, UN सिक्योरिटी काउंसिल की कमान अगले कुछ दिनों तक भारत के हाथ में होगी। ये एक अच्छी खबर। आज से भारत की अध्यक्षता में UN सिक्योरिटी काउंसिल के कामकाज की शुरुआत होगी। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी UN काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो आज से काउंसिल का कामकाज भारत की अध्यक्षता में शुरू हो जाएगा और इस दौरान भारत के प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति महीने भर के लिए परिषद के कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मीडिया को संबोधित भी करेंगे। तो भारत की अध्यक्षता में UNSC का आज से कामकाज शुरू होने वाला है। कुछ दिनों तक ये जिम्मेदारी भारत के पास ही रहेगी और इस जिम्मेदारी को बखूबी भारत निभाना अच्छे से जानता है। और उत्तर प्रदेश चुनाव में सत्ताधारी दल को बेदखल करने और गैर बीजेपी सरकार बनाने की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। ऐसे में नई नवेली प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल ने सपा से गठबंधन की ओर इशारा भी कर दिया है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी जमावट तेज होने लगी। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने वाले शिवपाल यादव ने 2022 के लिए सपा से गठबंधन करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल के साथ जाने को तैयार है। देखिए, अभी हमें इंतजार है। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा वाली पार्टियां सब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए। समाजवादी पार्टी से क्या पैक्ट होगा आपका, आगे किस तरह से पैक्ट होगा? मेरा प्रयास है और हम चाहते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से किसी एक बड़ी पार्टी से भी अलायंस हो जाए। अब शिवपाल की बातों से तो ये तय है कि चाचा भतीजा फिर साथ आ सकते हैं। अखिलेश भी छोटी छोटी पार्टियों को साथ लाने की बात कह चुके हैं, हालांकि फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ तय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ। और बिहार के सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और ये हम नहीं, नीतीश सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी की बातों से जाहिर हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। सुशासन बाबू के नेतृत्व में बिहार में सरकार तो चल रही है, लेकिन सब कुछ सही नजर नहीं आ रहा है और गठबंधन की गांठें ढीली पड़ने का अंदाजा बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के भाषण से लगाया जा सकता है। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है बिहार में काम करना, बिहार की सरकार के साथ काम करना, क्योंकि 2 नहीं 4 विचारधारा एक साथ लड़ता है। ऐसे परिस्थिति में बहुत से चीजों को सहना भी पड़ता है। बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट ने नीतीश सरकार को आईना दिखाते हुए औरंगाबाद में भाजयुमों के मंच पर गठबंधन की मजबूरियां गिनाई और कहा, हमने 74 सीटें जीतकर भी 43 सीट जीतने वाले नीतीश को सीएम बनाया। गठबंधन के नेतृत्व में आज नीतीश जी 43 सीट जीत कर आए और हम 74 सीट जीत कर भी आए, तो हमने मुख्यमंत्री माना। दिलचस्प बात यह होगी कि सरकार चलाने के स्टाइल में मंत्री के इस बयान के बाद बदलाव आता है या फिर नहीं। बिहार की सियासत में कोई नई पटकथा लिखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
और उधर गुजरात की रूपाणी सरकार के 5 साल सफल साल कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और आज भारतीय जनता पार्टी राज्य में संवेदना दिवस के रूप में मना रही है। वहीं विपक्ष ने भी विरोध के लिए कमर कस ली है। गुजरात में विजय रूपाणी सरकार के 5 साल का बीजेपी उत्सव मना रही है। इसी को लेकर राज्य में 1 से लेकर 9 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सरकार समाज के हर तबके तक पहुंचने की कोशिशें कर रही है। 1.5 साल बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रूपाणी सरकार 5 साल सफल साल के मंत्र के साथ जनता तक संदेश पहुंचा रही है। 2 अगस्त यानी कि आज राज्य सरकार संवेदना दिवस के तौर पर मनाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी अपने गृह राज्य में होने वाले कार्यक्रमों में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। हालांकि विपक्ष भी इन 9 दिनों तक सरकार को घेरने में लगा हुआ है। रूपाणी सरकार के सफल साल के दावों को खारिज करते हुए कांग्रेस जहां आज संवेदनहीन सरकार आरोग्य बचाओ अभियान के तौर पर मनाएगी, तो अगले चुनाव में 182 सीटों पर लड़ने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी असंवेदना दिवस के तौर पर मनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले की अब खैर नहीं होगी। ऐसे लोगों को पासपोर्ट और सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया गया। आतंकी घटनाओं और पत्थरबाजी के लिए अक्सर चर्चाओं में रहने वाले जम्मू कश्मीर में अब बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देशद्रोहियों और पत्थरबाजों को अब ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही उन्हें विदेश जाने की इजाजत होगी। अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों को ना तो सरकारी नौकरी दी जाएगी और ना ही उनका पासपोर्ट बनेगा। सीआईडी की विशेष शाखा ने अपने आदेश में कहा है कि पासपोर्ट सेवाओं और सरकारी योजनाओं के किसी भी सत्यापन के दौरान व्यक्तियों के इतिहास पर खास तौर पर गौर करें। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड से भी इसकी पुष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे ये तो साफ है कि घाटी में आतंक की कमर तोड़ने के साथ ही उनका समर्थन करने वालों पर भी अब नकेल कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और धनबाद में एडीजी उत्तम आनंद मौत केस की सीबीआई जांच के ऐलान के बीच एसआईटी की टीमें छापेमारी और गिरफ्तारियां तो कर रही हैं, लेकिन अभी तक गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। मगर थाना जरूर ऑटो स्टैंड की तरह नजर आने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के धनबाद में हुई जज की मौत मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पुलिस ने ऑटो मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि घटना से पहले ही अपना ऑटो चोरी हो जाने का दावा करने वाले शख्स की गिरफ्तारी से इस मामले में कोई नया मोड़ आता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच सियासी बयानबाजी और कोर्ट के कड़े रुख के बाद दबाव में हेमंत सोरेन सरकार ने इस हाई प्रोफाइल मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। पुलिस की कई टीमें एडिशनल सेशन जज उत्तम आनंद के मौत की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। चोरी के ऑटो से इतनी बड़ी वारदात हो जाने के बाद मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पाथरडीह के थाना प्रभारी पर भी निलंबन की गाज गिरी है। हादसे से सबक लेकर प्रशासन ने अब बिना कागजात के दौड़ रहे करीब 250 ऑटो को जब्त कर पुलिस थाने में जमा कर लिया है। लेकिन अब भी सवाल यही है कि जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर के बाद हुई मौत महज एक हादसा है या हत्या। इस रात से पर्दा कई गिरफ्तारियों और पूछताछ के बाद भी अभी तक नहीं उठ सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और सोशल मीडिया पर डैम से उफनती लहरों का ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो महाराष्ट्र के कोयना डैम का है, लेकिन क्या है इस पूरे वीडियो की सच्चाई? हमारे फैक्ट चेक सेगमेंट में देखिए वायरल वीडियो की क्या है हकीकत। डैम से उफनती लहरें, ऐसा लग रहा है जैसा कि हर कुछ बहा कर ले जाने पर आमदा। डैम से इतनी तेज रफ्तार में पानी निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी की धार आसमान से टकराने वाली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो महाराष्ट्र के कोयना डैम का है, जहां डैम ओवरफ्लो होने पर पानी छोड़ा गया। एकाएक पानी छोड़ने से कई गांव पानी में डूब गए।
चारों तरफ समंदर सा नजारा दिख रहा है। जहां तक नजर दौड़ाइए बस पानी ही पानी दिख रहा है। डैम में बह रहे पानी के इस भयानक मंजर को देख हमें भी हैरानी हुई। हमने इस वीडियो की हकीकत जानने की कोशिश की। हमने महाराष्ट्र के रिपोर्टर से इसकी जानकारी ली। हमारे रिपोर्टर ने हर स्तर पर इसकी तहकीकात की। इसके बाद टाइम्स नाउ नव भारत की फैक्ट चेक टीम ने गूगल पर इस वीडियो से जुड़े लिंक को खंगाला। हमने वीडियो के की फ्रेम को गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल पर डाला। सर्च रिजल्ट में हमें ये वीडियो और इससे जुड़ी जानकारी पिंटरेस्ट की वेबसाइट पर मिली। वेबसाइट के मुताबिक ये वीडियो चीन के येलो रिवर यानी पीली नदी के जियाउलगंडी डैम का है। फैक्ट चेक के अगले फेज में हमने जियाउलगंडी डैम से जुड़े ही कीवर्ड्स यूट्यूब पर सर्च किए। सर्च रिजल्ट में वायरल वीडियो और इसके अलग अलग एंगल के वीडियो जियाउलगंडी डैम के नाम के कई यूट्यूब चैनल पर मिले। तमाम रिसर्च और गूगल फैक्ट चेक टूल्स के जरिए पड़ताल के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के कोयना डैम का नाम देकर जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो गलत है। असल में ये वीडियो चीन के जियाउलगंडी डैम का है। चीन के कई इलाकों में इन दिनों भयंकर बारिश हो रही है। भारी बारिश से चीन की नदियां उफान पर हैं। चारों ओर जल प्रलय है। जियाउलगंडी डैम में पानी ओवरफ्लो होने के बाद डैम को खोला गया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को महाराष्ट्र के कोयना डैम के नाम से वायरल कर दिया। टाइम्स नाउ नव भारत की यही कोशिश है कि सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस का 100% सच आपके सामने लाकर रखा जाए, ताकि आप किसी भ्रम या गलत फहमी में न रहें। इसी तरह के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की सच्चाई जानने के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ, क्योंकि भारत जानेगा सच्चाई तभी भारत बनेगा नव भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और हमारी इसी रिपोर्ट के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत में खबरों का सिलसिला जारी।